जब वित्त मंत्री का हिसाब सही तो क्यों गड़बड़ाया आपका खाता बही? गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। प्लीज नो, ये तरीका ठीक नहीं है। देशमंडे मट्टी कादोय, देशमंडे मनुष्योय, zero poverty. Amendments to the Atomic Energy Act and the भारत 24 के सवाल एक्सपर्ट्स देंगे सटीक जवाब। बजट शार्क टैंक में सबसे पहले बात अन्नदाता की। वित्त मंत्री ने किसानों को दी कौन सी सौगात? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और शार्क टैंक बजट में आपका बहुत स्वागत है। किसानों को क्या कुछ मिला है, इसको लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में आज क्या कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद इस विषय पर हम चर्चा करें। Building Rural Prosperity and Resilience, a comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oilseed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस समय आप सुन रहे थे, और जय जवान जय किसान का नारा हमेशा से भारत में सर्वोपरि रहा है। तो किसानों को आज क्या कुछ मिला है, यहाँ शार्क टैंक बजट में अपने कार्यक्रम के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। इस समय हमारे साथ अदिति हैं, आकांक्षा है और साथ ही प्रिया सिन्हा हमारे साथ मौजूद है, और साथ ही गेस्ट का बड़ा पैनल। एक बार आपका इंट्रोडक्शन करवाते हुए हमारे साथ अनिल कुमार जी है, CEO यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फाउंडेशन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर LIC दिल्ली यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है। दूसरे हमारे मेहमान हैं अमन अग्रवाल, डीन एंड प्रोफेसर, इंडियन फाइनेंस इंस्टीट्यूट, एजुकेटिव एडिटर, फाइनेंस इंडिया और अर्थशास्त्र के आप जानकार भी। इसके साथ ही संजय सूद जी हमारे साथ इस समय मौजूद है। संजय सूद जी CMO हैं, सफदरजंग अस्पताल के, MBBS और MD की डिग्री इन्होंने हासिल की, एग्जीक्यूटिव सदस्य हैं DMA के, और पब्लिक हेल्थ सेक्टर का अनुभव इनका लंबा रहा है। अगले मेहमान हमारे पैनल में इस समय सरदार VM सिंह, पूर्व विधायक हैं, किसान संगठन के सदस्य और राष्ट्रीय संयोजक हैं। सबसे पहले VM सिंह जी, आपके पास ही आते हुए, अभी हमने शिवराज सिंह चौहान को सुना, हमने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुना, किसानों को लेकर के चर्चाएं खूब होती रही है, बॉर्डर्स हमने जाम बड़ा देखा है, और चूंकि चुनावी समीकरण जिस तरीके से बैठे, बात हरियाणा की हो और अब दिल्ली में भी चुनाव है, क्या लग रहा है बजट से किसानों को कितना फायदा?
देखिए, कोई भी सरकार हो, किसानों को भला कभी ना हुआ है ना होगा, ये बड़ा स्पष्ट बात है। पर आज के बजट की अगर बात करें, केवल आज के बजट की, हमें ज़्यादा उम्मीद थी इस बारी बजट से। क्यों? क्योंकि विश्व के अंदर एक हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं, अनसर्टेनिटी पूरे विश्व के अंदर है, और जो बच्चे यहाँ से बाहर गए थे, उनमें से कनाडा के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए, यूरोप में ठीक नहीं है, वो वापस आ रहे हैं। उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं मिनिमम गारंटी दी जाएगी एमएसपी की, तो जीविका मिलेगी बच्चों को। जो आपने कहा ना कि जितने आंदोलन हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे, अल्टीमेटली इट कम्स डाउन, वो आते हैं एक चीज़ के ऊपर कि भाई आप क्या चाहते हैं, किससे फ़ायदा होगा। केवल चोपड़ी चोपड़ी बातें करने से फायदा नहीं होता। सर, एमएसपी की जो गारंटी है वो भी तो सरकार ने कई फसलों पर दिया है, तो किसान वर्ग आखिर खुश क्यों नहीं हो रहा है? बजट से आप ये कह रहे हैं कि बजट से इट इज बीइंग अ जीरो प्रॉफिट टू किसान वर्ग। देखिए, सुन लीजिए ना, मोदी जी ने बार बार कहा, हाउस के अंदर भी कहा है, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। कौन डिनाई कर रहा है कि आपने 23 फसलों की एमएसपी आपने डिक्लेयर की है? उससे फर्क नहीं पड़ रहा। गारंटी कहां है कि इससे कम कोई लेगा तो जेल जाएगा। आज पेट्रोल आप लेके देख लेना, कम रेट पे। हम उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान ज्यादा होता, अगर आप में से कोई उत्तर प्रदेश से है तो। आज 30 साल से लड़ रहे हैं, कोर्ट्स के अंदर हम लड़ रहे हैं, उसके अंदर काय के लिए लड़ रहे हैं कि पेमेंट नहीं होती। वो कहते हैं जी हमारा जो है चीनी का रेट कम है। उनको एमएसपी दे दी है सरकार ने 2018 में, मिनिमम सेल प्राइस, इसके कम नहीं बिकेगी। वही हम चाहते हैं आज कि आपने बात की, शिवराज जी ने बात की आलू की, टमाटर की, प्याज की। पीपल गांव, लहसुन गांव जो नासिक के अंदर हैं, वहां पर प्याज बिकता है शुरू में 1.5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, वही आप तक पहुंच जाता है 80 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, जो भी रेट मिल जाता है आपको। उसको कैसे चेक करना है? बात तो ठीक है, हम करेंगे, मिडिलमैन को हटाएंगे। अरे आपके पास क्या है योगदान जो आप बताने के? महाराष्ट्र का भी जिक्र किया, मैं दिल्ली चुनाव में भी जमीन पर गई जी। यहाँ पर जितने भी किसान हैं या उस समुदाय से आते हैं, जाट समुदाय से आते हैं, वो आज भी ये मानते हैं कि हमारे खाते में पैसा नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है। दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान जी का जिक्र किया, हर मंगलवार वो पंजाब से, हरियाणा से किसानों के एक समूह से मिल रहे हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र का आपने चुनाव के नतीजे देखे, नतीजों से पता चलता है कि माइंडसेट क्या है। वहां पर एंड टाइम पर सोयाबीन, वहां पर एंड टाइम पे प्याज, ये तमाम बदलाव करने के बाद वोट दे दिया किसान ने बीजेपी को। देखिए, ऐसा है, समर्थन मिल रहा है। मैंने क्या कहा शुरू में, आपसे कहा था कि 75 साल हो गए, ऐसे ही रहेगा। क्यों रहेगा? किसान किसान बन के वोट नहीं देता, वो जात बरादरी में देता है। जाट है, गुजर है, सैनी है, त्यागी है, कुर्मी है, लोध है, वो जो भी है, तो पर किसान नहीं बनता। और जहां आपने कही महाराष्ट्र की बात या आपने कही किसी और की बात, दिल्ली की बात आप कर रहे हैं, दिल्ली में नजफगढ़ एरिया को छोड़ के, अलीपुर एरिया को छोड़ के कहाँ किसान है? मैं खुद किसान, सबसे बड़ा किसान दिल्ली में मैं ही हूं। हरियाणा में तो थे ना, दिल्ली में सबसे बड़ा किसान मैं ही हूं, और मैं किसान नहीं मानता अपने आप को, क्योंकि किसान आज 86% लोग 3 एकड़ 4 एकड़ के अंदर आते हैं। मालिक ने मुझे बहुत ज्यादा नवाजा है, इसलिए मैं आज 30-35 साल से सेवा भी कर रहा हूँ। सबसे बड़ा संगठन देश में हमारा ही है। आप लोगों को शायद इसकी जानकारी नहीं होगी। बिल्कुल सर, हम ये बात करें, ऐसा डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, तो हम किसान पे बात करते करते हम आपके मेडिकल सेक्टर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसान क्या चाहता है इस देश में, मेडिकल सेक्टर में क्या कुछ हुआ। हालांकि हमने देखा कि इस पूरे स्पीच में मेडिकल सेक्टर को लेके बहुत कुछ नहीं दिया हुआ, जो कि शायद जरूरत है, तो उसको कैसे देखते हैं आप बजट में? शुरू में मुझे भी ऐसा लगा था कि बहुत कुछ, अगर आप अभी भी देखो तो 4-5 पॉइंट्स ही लगते हैं कि शायद है, पर अभी मैं एग्रीकल्चर से भी लूँगा उसको संबंध। तो पहले तो मैं सबसे पहले सीतारमन मैडम जी ने जो आज बजट दिया, शुरू में देखने में बहुत ऊपर से, बिकॉज आपको 1-1.5 घंटे में स्पीच देनी है, तो इतना बड़ा बजट है, आप शायद पूरी चीज़ें एकदम सामने पेश नहीं आ सकती हैं। तो एक तो हमारा जो 90,000 करोड़ का बजट था, 90,000 करोड़ का बजट था, विच वॉज अबाउट 2.1% ऑफ द GDP, हैज़ बीन इंक्रीज बाय टू अबाउट 98,000 करोड़। शुरू में मुझे भी लगा था कहाँ है, तो फिर ढूंढने पे मिला। तो एक तो 8-9 हज़ार का इंक्रीज किया गया, और कई बार बाद में ये और भी बढ़ाया जाता है। अब दूसरा रह गया एग्रीकल्चर से संबंध। वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर मेनी ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, चाहे वो हार्ट डिजीज़ है, हार्ट अटैक्स हैं, स्ट्रोक्स हैं, कैंसर्स हैं, और गिनने लगोगे तो बहुत सारी और हैं,
और इम्यूनिटी की जो कम होने से कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो एग्रीकल्चर से संबंधित रखती हैं। एग्रीकल्चर में अगर आप लोगों ने अगर बजट सुना, उसमें मैडम ने खास बोला कि हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं किसानों को वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाने के लिए, बिकॉज वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और फाइबर खाने से बहुत सारी डिजीजेस से आप बच सकते हो। पर आज की डेट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इतने महंगे हैं हमारी कंट्री में, अगर आप अक्सर देखोगे, ये एप्पल आया ऑस्ट्रेलिया से, ये चीज़ आई है यूरोप से, और उसका रेट होता है 5 गुना। तो अगर वही हाई यील्डिंग सीड्स हम इस देश में यूज़ करके, जो बहुत जगहों पे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, यूज़ करके इस देश में फसल ज़्यादा बढ़ा सकें, तो हमारे फ्रूट्स और चुनौतियों का जिक्र तो आप कर रहे हैं। अगर लेकिन मिलेट्स को प्रमोट भी किया जा रहा है, ये भी पॉजिटिव साइन। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बजट में ये बोला है, डायरेक्ट दूसरी तरह देने से उन्होंने ये बोला हम आपको हाई यील्डिंग सीड्स देंगे, हम यूरिया प्लांट्स लगवाएंगे, किसान क्रेडिट को 3 लाख से 5 लाख में करेंगे। एक चीज उन्होंने और बोली, डॉक्टर साहब अगर किसान को पूरी तरीके से देख लिया जाए, उसको उसकी प्रॉब्लम समझ ली जाए या उसको संतुष्ट कर लिया जाए, तो उससे पोल्यूशन, उससे हाई यील्डिंग सीड्स, उससे अच्छे फ्रूट्स, अच्छे वेजिटेबल्स, वो तो सेंटर में है। लेकिन कभी भी किसान तो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस। ये नहीं कह रहे कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, मैं सिर्फ मेडिकल साइड से बात कर रहा हूँ। जो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उनसे मैं पूरा डिस्कस नहीं कर रहा, मैं मेडिकल साइड से बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या इसी चीज पर। सर आपने इस बात का जिक्र किया, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी जब बजट प्रेजेंट कर रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारी जो प्राथमिकता है वो कृषि क्षेत्र है, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। कृषि प्रधान देश है ये। सर तो किसानों पर तो सियासत होती रही है इस देश में, और कृषि प्रधान देश है ये, चाहे वो तो होगा ही होगा। सरकारों तो एमएसपी की गारंटी तो नहीं मिली, लेकिन अब सवाल ये है कि जब किसानों को हम काउंट करते हैं तो उसमें तो दाल वाले किसान भी, मखाना वाले भी हैं, जिनके लिए कई सारे ऐसे प्रावधान किए गए। देखिए ऐसा है, अगर आप 1-1.5 मिनट देते मैं बताता हूँ आपको। पहले तो आपका जवाब देता हूँ, मैं बीच में बोलने का था, आपने कहा नहीं, इन पे चले गए थे आप। 6,000 रुपये जो आपने कहा किसान बड़ा खुश है। मैं उत्तर प्रदेश से विधायक था, उत्तर प्रदेश में मेरी जो है पूरे संस्था है, हमारा जो रेट है गन्ने का इस साल बड़ा नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। उनके कहने के मुताबिक 450 होना चाहिए था, 100 रुपये कम। 300 क्विंटल निकलता है, मतलब 30,000 रुपये एकड़ हमें कम मिलता है, और आप हमें 6,000 रुपये देते हैं 5 एकड़ का, और ताली पिटवाते हैं और कहते हैं हमने सम्मान दे दिया। कौन सा किसान है जो कहेगा आपने कहा कि सम्मान, बड़ा खुश है किसान? किसान खुश नहीं है इस सम्मान योजना से, और ना ही सम्मान योजना चाहिए। अब रही बात आपकी, अब जो भी बातें हैं, ये कृषि प्रधान देश है, इसके अंदर जाहिर बात है पुरानी सरकारों ने नहीं किया, तभी तो सरकार आई। ये नहीं करेगी तो और क्यों आएगी? और अगर कर रही है अच्छा तो ठीक है, पर बात हो रही है आज के बजट की केवल। अब आपने डॉक्टर साहब ने कहा 3 लाख का 5 लाख हो गया ऋण, ये इनका मेजर यूएसपी है अभी आज का, कि हमने 3 लाख का 5 लाख कर दिया। अब अगर आप पढ़े लिखे किसी किसान से बात करेंगे तो किसान तो 3 लाख भी वापस नहीं कर पा रहा था, 5 लाख कहाँ से वापस करेगा? 2 लाख का जो इजाफा हुआ है, किसान घर पे पैसा नहीं रखता, ना बैंक में रखता है ना घर पे रखता। सर आप सजेशन दीजिए। नहीं, मैं आपको मेरा एग्जांपल सुन लीजिए एक बारी। नहीं, मैं बता दूं आपको कि क्यों दिया गया है। आपके जो आपके जो देखने वाले उनको भी आइडिया हो कि ये 2 लाख रुपया जो है ये किसान वापस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इशू नहीं है आज। ये कहाँ जाएगा पैसा? ये बाजार में जाएगा। आप एमएसएमई को जितना पैसा दे दें, उत्पाद बनाता है वो, खरीद कौन करता है? किसान करता है। अगर किसान के पास पैसा नहीं है तो ईद भी बराबर और दिवाली भी बराबर, उसमें कोई मार्केट में रौनक नहीं आती है। तो ये 2 लाख रुपया लग जाएगा उसका खरीदने में, जब खरीद लेगा वापस नहीं कर पाएगा। एमएसएमई और बाजार तो बढ़ जाएगा, आपका जो काम था वो चल जाएगा, तो किसान डूब जाएगा और किसान फिर फांसी खा लेगा। सरकार की तरफ से आप जरा संक्षिप्त में बता दीजिए कि आपके हिसाब से बजट में क्या होना चाहिए था किसानों के लिए? पहली चीज तो अगर मिनिमम लगाते हैं, एक मिनिमम इनकम नहीं दे सकते किसान को, तो कम से कम एमएसपी गारंटी होनी चाहिए थी। उससे क्या होता है, अभी आपने कहा 12 लाख रुपए से कम के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। बहुत लोग यहाँ पर हैं, अकेले आपसे बात करेंगे, कहेंगे किसान को इनकम टैक्स देता नहीं है, किसान को बोलता है। हकीकत क्या है? सीलिंग हमारी है 12 एकड़ से ऊपर नहीं रख सकता आदमी, और जिसके बाद 12 एकड़ से सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन में 2 एकड़ आ गए, वो अलग बात है। वहीं पर ही आप देखें कि या तो गेहूं लगाते हैं या धान लगाते हैं, गेहूं धान लगाते हैं या गन्ना लगाते हैं, एक फसल लगाते हैं। गेहूं धान का ले लें,
20 क्विंटल एक में निकलता है, 15-20 क्विंटल एक में निकलता है, 40 क्विंटल भी निकलता है। आपकी वैल्यू के हिसाब से जो एमएसपी आप देने की बात कर रहे हैं, जो देते नहीं हैं, 2300 रुपया है, तो 86,000 पर एकड़ पर ईयर ये आपका आता है जो होना चाहिए। 12 से मल्टीप्लाई कर लें तो 12 लाख से कम हो गया। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। अभी हमारे साथ सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास अभी लौटूंगी। एक बार मैं छोटा सा रिएक्शन अमन सर आपसे लेना चाहूंगी। आपने अभी बात की थी, हाँ मैं डॉक्टर सूद, सॉरी डॉक्टर सूद आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि अभी हम हेल्थ पे भी डिस्कशन कर रहे हैं साथ साथ। हमने ठीक है कैंसर के लिए अभी सरकार ने ऐलान किया, हम हर सरकारी अस्पताल में कैंसर सेंटर जरूर खोलेंगे, सरकारी अस्पताल में हर डिस्ट्रिक्ट में ठीक है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर देखिए, क्या अभी भी हम इतनी सारी चीजों पर गौर करते हैं, ध्यान देते हैं? कैंसर के पेशेंट्स आज भी वैसे ही परेशान हैं। आप ये समझिए कि हर कोई ना कोई बीमारी से आज हमारे देश के अंदर, अगर इस आंकड़े को हम उठाकर देखें, हर एक घंटे में 348 मौत होती है। आप हर बार बजट में नए नए ऐलान करते हैं, लेकिन धरातल पर सिचुएशन कितनी बदल रही है, फोकस इस पर भी करने की तो जरूरत है ना सर। मैं आपको अब जवाब देता हूँ। सी बीइंग एन एक्सपर्ट both in all the primary, secondary and tertiary care, so I'll be able to see cancer treatment is a very big subject. तो उस सब्जेक्ट में 2-3 कंपोनेंट हैं, एक अर्ली डायग्नोसिस है, एक उसका ट्रीटमेंट है और एक उसका फॉलोअप है, ठीक है ना। 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं और अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो कितना उसका आगे ट्रीटमेंट बढ़ने की जरूरत है, वो हाईली टेक्निकल है। तो क्या प्राइमरी केयर में मैं कर सकता हूँ, क्या मैं चीज सेकेंडरी केयर में कर सकता हूँ, क्या मुझे बड़ा अस्पताल टर्शरी केयर चाहिए, सफदरजंग अस्पताल, एम्स का झज्जर सेंटर है कैंसर सेंटर, तो हर डिस्ट्रिक्ट में वो तो नहीं बना सकते, बट और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो अभी हमारी एक लेवल ऑफ केयर है, तो पहले हमें फोकस करना है अर्ली केयर। यानी तो अगर मेरे से लेकर के द लास्ट वन तक जाने की कोशिश सरकार कर रही है। अमित जी जरा आप मुझे ये बताइए कि एग्रीकल्चर का सेक्टर हो या फिर हेल्थ का सेक्टर हो, क्या बदलाव, क्योंकि बजट जब भी पेश होता है तो बहुत सारी बातें, लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत होते हैं, तो इन दोनों ही सेक्टर में कितना बदलाव आपने महसूस किया और क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या कुछ और संभव है इस बजट के साथ? सर आप ही से सवाल। अच्छा, सबसे पहले मैं एमएसपी के बारे में बताऊंगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सरदार जी, वो तो नेता भी हैं किसान के, कि आज हमारा देश एमएसपी से बहुत ऊपर उठ गया है। मेरे को याद है 7 या 8 साल पहले सरकार ने इसी लोकसभा में ऐलान भी किया, बजट के दौरान ऐलान किया कि हमारा संकल्प है किसानों की आमदनी को डबल करने का। आपने भी सुना होगा। उसकी दिशा में खाली क्या एमएसपी से उनकी आमदनी डबल हो जाएगी, उसके लिए उनकी प्रोडक्टिविटी और जितना तकनीकी का इस्तेमाल खेती के अंदर करना चाहिए उसको बढ़ावा देने की कोशिश हर बजट में होती आई है। इस बजट में जो स्पेशल हुआ है किसानों के लिए, सबसे पहले हमारी माननीय मुख्य वित्त मंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि 4 वर्ग हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और उसमें अन्नदाता किसान भी शामिल है। लेकिन सिर्फ कहने की बात नहीं है, इस वाले बजट में 100 डिस्ट्रिक्ट्स सरकार चिन्हित करेगी और उसमें किस तरह के किसानों को बढ़ावा देगी प्रोडक्टिविटी का, जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, जिनके पास लैंडलेस फार्मर्स हैं, और जो महिला। हाँ जी बताइए सर, एक छोटी सी चीज इसमें इंक्लूड ये कर रही हूँ, पिछली बार भी कई योजनाएं थी, हमें उन पर भी फोकस करने की जरूरत है। अगर मैं इसमें देखिए सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की मैं बात करूं, एनपीएस वात्सल्य योजना की मैं बात करूं, अभी ये ऐसी कई योजनाएं जिनका टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए अभी तक भी, लेकिन वो सब योजनाएं उसके अलावा चालू हैं, आपने जो कहा कि सरकार ने कहा था कि दोगुनी हो जाएगी इनकम, 2022 तक कहा था, आज हम 25 में आ गए। एब्सोल्युटली राइट। उसमें 3 साल का कोविड भी आ गया सर, आपको वो भी देखना पड़ेगा। और निर्मला सीतारमण द्वारा आज बहुत सारे ऐलान किए गए हैं और हेल्थ सेक्टर को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है इस बजट में, किसका जिक्र हुआ है, जरा पहले आपको वो सुनवाते हैं। आईसीयू में देश के सरकारी अस्पताल या वित्त मंत्री का सर्जरी। Levy not more than one cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs
and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. Levy not more than one cess. तो हेल्थ सेक्टर के लिए ये बड़ा ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया है। अमन जी भी हमारे साथ इस समय पैनल का हिस्सा है। अमन जी, किस तरीके से इस बजट को आप ले रहे हैं, क्योंकि कैंसर की दवाइयां हों, लेकिन जब मैं इस पूरे बजट को अमन जी सुन रही थी तो मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि बीजेपी के अंदर खाने भी ये बात हुई थी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है उस पर लगने वाला जो जीएसटी होता है उसको माफ करना चाहिए। उम्मीद थी कि शायद इस बार सरकार के द्वारा ये किया जाए, क्योंकि इलेक्शन के समय में तो नहीं किया गया। तो वैसे भी ये बजट आपको क्या सिग्निफाई कर रहा है? देखिए, मैं हेल्थ और एग्रीकल्चर पे 1 मिनट में आऊँगा। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बजट में इस बार दिल लुभावने वाला डिसीजन, लास्ट के जो दो पन्ने होते हैं बजट के, उसके ऊपर तवज्जो देके 12,75,000 रुपये का रिलीफ मध्यम वर्ग के लोगों को दिया और उसने ओवरशैडो कर दिया पूरे बजट को। बजट जो होता है एक देश का होता है, उसके अंदर ये देखना जरूरी है कि जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है, कृषि है, उद्योग है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, डिफेंस है, रेलवेज है, इनको किस तरीके से प्रावधान दे के बढ़ावत की जाए ताकि एक आम आदमी को, एक मिडिल वर्ग के रिच लोग को, किसी को भी, सबको आगे बढ़ने की रास्ते दिखाई दे। और निर्मला सीतारमण जी ने कल मैं लौटूंगी सीएम योगी आदित्यनाथ सर कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं क्या रिएक्शन। 2025-26 का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह आम बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों की एक आधारशिला है। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान का बजट बताकर 4 अक्षरों में से परिभाषित किया है। G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी शक्ति। यानी इन 4 महत्वपूर्ण आयामों को ध्यान में रख करके एक विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10.5 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ी है। इस बजट से अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिलेगी। राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने के लिए जो ब्याज मुक्त लोन देने का प्रावधान किया गया है। और इसी बीच राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे द्वारा जो प्रमुख मुद्दे जैसे जीवन मिशन की अवधि को बढ़ाया जाना, पावर सेक्टर रिफॉर्म के लिए विशेष सहायता प्रदान करना एवं राज्य को पूंजीगत निवेश के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किए जाने वाली हमारे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। यह बजट निश्चित रूप से विकसित भारत के साथ विकसित राजस्थान के सपनों को साकार करने वाला है। मैं इस और इसी बीच केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। और सर, बजट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जाहिर है जो आम लोग हैं उन्हें बड़ी खुशी महसूस हो रही है। टैक्स रिबेट का इंतजार हर किसी को होता है। सर देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का ये पूर्ण बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है, ये ऐतिहासिक बजट है। ये सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है। सभी वर्ग का ध्यान देकर ये जो बजट पेश किया गया है, मैं कह सकता हूँ विशेष तौर से देश के अन्नदाताओं के लिए, देश के लिए, मिडिल क्लास के लिए और सभी के लिए जो ये बजट पेश किया गया है, मैं कह सकता हूँ ये मील का पत्थर साबित होगा।
और ये जो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2047 में ये देश विकसित राष्ट्र बने, ये परम वैभव पहुँचे, इसके रोड मैप बनाकर आज ये बजट पेश किया गया है। इसके लिए अन्नदाताओं के लिए ये खुशहाली लाएंगे, क्योंकि धन धान्य योजना लागू की गई है। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड में इसमें 3 लाख से 5 लाख की लिमिट की गई है। मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। यूरिया के प्लांट लगाने के नए जो इस बजट में प्रावधान किए गए, ये ऐतिहासिक है। और मैं कह सकता हूँ कि ये बजट इस देश के विशेष तौर से अन्नदाताओं के लिए समर्पित किया गया, और इस बजट से जो आर्थिक रूप से ये देश आज 5वें पायदान पे, ये 30वें पायदान पे पहुंचेगा, और ये देश मोदी जी के नेतृत्व में विकास की दर से आगे बढ़ेगा। सर, आज हम एक शो कर रहे हैं सर यहाँ पर शार्क टैंक बजट के नाम से, और हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद है सर। उसमें जो कृषि को बड़े बारीकी से समझते हैं, उनकी मौजूदगी भी सिंह साहब है यहाँ पे। वो कह रहे हैं सर कि एमएसपी को लेकर के क्यों सरकार गारंटी अगर देती है तो ये क्यों नहीं कहती कि भाई इससे मिनिमम पर कोई खरीदता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसका जिक्र क्यों नहीं होता सर? इसका जिक्र कभी बजट में क्यों नहीं किया जाता? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 10.5 साल में किसानों के लिए जो काम हुआ है, मैं कह सकता हूँ एमएसपी की बात करें तो 2014 के पहले और आज देखें तो एमएसपी 2 गुनी, 2.5 गुनी, 3 गुनी बढ़ी है। जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, बाजरा हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बाजरा राजस्थान में होता है, और 2014 के पहले 1250 रुपये एमएसपी थी, आज 2625 रुपये। इतना ही नहीं है, पहले तो मैं देश की आज़ादी के बाद जो दलहन की 3 फसलें हैं, मसूर, उड़द और तुअर, उनको 100% जितने भी किसान पैदावार करेगा उसको एमएसपी पे खरीद दी जाएगी। किसान सम्मान निधि देने का जो शुरुआत करी थी तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन किसान सम्मान निधि को लेकर भी आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। आज किसानों को ऐसी उम्मीदें थी कि शायद ये राशि बढ़ाकर 6,000 से 8,000 कर दी जाएगी। देखिए, फिर भी होगा ही है, पर तो मैं कह सकता हूं कि धन धान्य योजना जो बनाई गई है उसमें सारा समावेश है। पहले कभी बजट पेश करते थे तो 1 साल के लिए बजट पेश करते थे, अब की बार ये जो बजट पेश किया है ये 2047 का रोड मैप के आधार पे ये बजट पेश किया है। किसानों के लिए समर्पित ये बजट है। पर सर, एक चीज जो इसमें महसूस हो रही है वो ये, क्योंकि 2047 के विजन की बात हो रही है, पर जब 2047 के विजन की बात आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस होता है। यूजुअली हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब जोर रहा, लेकिन इस बार का जो बजट है वो आम लोगों को लुभाने वाला ज्यादा नजर आता है। तो फिर 2047 का विजन और लोगों को लुभाना और इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको लगता है कि वाकई इसको बैलेंस किया गया? मैं कह रहा हूं कि सभी वर्ग का ध्यान रखकर, मैंने पहले कहा सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है, कि कोई भी वर्ग इस बजट से मैं कह रहा हूं कि उसको फायदा होगा। कोई भी बजट, कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहेगा। लेकिन सर, इस बार के बजट में वो बिहार का भी बड़ा जिक्र हो रहा है। मैं कह सकता हूं मिडिल क्लास के लिए इस बार के बजट में बिहार का भी बड़ा जिक्र हो रहा है। सुपर फूड मखाना को लेकर के बोर्ड के गठन की बात कही गई है, लेकिन क्यों बाकी फसलों के लिए क्यों नहीं फिर ऐसा? देखिए, बिहार के अंदर मखाना जो किसान पैदावार करता है बिहार के अंदर, इसलिए वहाँ मखाना बोर्ड लागू किया गया है। जब मैं कहता हूँ मेरे राजस्थान में मखाना बोर्ड के गठन होना चाहिए, जब पैदावार ही नहीं होती है, लेकिन कहा जा रहा है कि चुनाव की वजह से ऐसा क्या, वही तो मखाना बोर्ड बनेगा। अब विपक्ष, अब नहीं, विपक्ष क्या है, विपक्ष का नजरिया कुछ और है, उसका जो चश्मा लगा हुआ है वो नेगेटिव लगा हुआ है। सर, लेकिन केरल के लोग, हिमाचल प्रदेश के लोग, पंजाब के लोग भी आपकी तरफ उसी निगाह से देख रहे हैं जिस तरह से बिहार के लोग देख रहे हैं। ये बजट सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है, और इस देश के अन्नदाता जो किसान भाइयों के लिए और मिडिल क्लास के लिए, मैं कह रहा हूँ गरीब, गांव, मजदूर, मिडिल क्लास, सभी वर्ग के लिए ये 12 लाख तक सर तोहफे की तरह समझे क्या? महाराष्ट्र में, हरियाणा में जनता ने आपको भारी मतों से जिताया है। क्या इस वाले बजट में ऐसा समझा जाए कि किसानों को जो आप तोहफा दे रहे हैं वो अपने चुनाव, जो उन्होंने वोट किया है सर, उसका तोहफा दिया है आपने? देखिए, देश का अन्नदाता महान है, और प्रधानमंत्री जी का सपना ही है कि इस देश का अन्नदाता जब तक खुशी सुखी नहीं होगा, संपन्न नहीं होगा, ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है।
इसके लिए 10.5 साल में चाहे किसान सम्मान निधि नहीं, चाहे MSP बढ़ाने के, चाहे कृषि बजट को दायरे को बढ़ाने का, अभी आज जो 3 लाख तक जो किसान क्रेडिट कार्ड की श्रीमती उसको 5 लाख किया, कई अनेक काम किए हैं इस देश के अन्नदाताओं के लिए। विपक्ष है हताश और निराश है, इसलिए वो अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं। कल महामहिम राष्ट्रपति जी का जो कल व्यक्तित्व था उसके बारे में पता नहीं वो क्या अनगढ़ बयानबाजी करते हैं। दुर्भाग्य है ये, आखिर उनको देखना चाहिए कि ट्राइबल एरिया से एक महामहिम राष्ट्रपति जी है, उनको सम्मान करना चाहिए। और पता नहीं किस तरह की वो, देखिए अब उनसे ज़्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं सर, क्योंकि पहले राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो एक किसान गया था और किसान ने कहा कि साहब हरी मिर्ची के भाव नहीं है, तो उन्होंने कहा हरी मिर्ची बोते क्यों, आप लाल मिर्ची बो। उनको पता ही नहीं है कि पौधे के पहले हरी मिर्ची होगी फिर ही लाल मिर्ची होगी, तो ध्यान ही नहीं है। जो सोने के चम्मच लेके पैदा हुए हैं उनको क्या पता है, जिसे गर्मी नहीं देखी उसको क्या पता गर्मी क्या चीज़। पर सर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हर स्थिति से अवगत है, इसलिए इनके नेतृत्व में इस देश का किसान खुशहाल होगा, संपन्न होगा। आज इस बजट से किसानों के चेहरे पे खुशहाली आई। सर एक सवाल ये है, क्योंकि आपका ही डिपार्टमेंट है तो ये सवाल बनता भी है, हम देखते हैं देश में यूरिया की कमी, DAP की कमी, और इसको लेकर के खबरें बहुत ज़्यादा आती हैं कि किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्या आपको लगता है कि यूरिया प्लांट से ये सॉल्यूशन जो है वो हल होता है, या फिर उस सप्लाई चेन को सुधारने की दिशा में और कदम उठाने चाहिए थे? पक्का है, इसलिए आज के इस बजट में यूरिया प्लांट का प्रावधान किया गया है ताकि किसानों के लिए यूरिया की जो शॉर्टेज है वो कम नहीं हो, वो दिक्कत नहीं हो। परंतु मैं ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का ये एक सपना है कि हमारी इस धरती को भी बचाना है, इसलिए जैविक खेती की ओर और प्राकृतिक खेती की ओर जाना है। और जो भी है यूरिया है चाहे DAP पेस्टिसाइड है, उसके लिए जो शॉर्टेज है उसके लिए तो आज के बजट में यूरिया प्लांट का बिहार के अंदर उसका प्रावधान रखा गया है। सर रोजगार के सृजन की बात क्योंकि हो रही थी कि रोजगार के सृजन पर फोकस होगा, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस बजट में रोजगार के सृजन पर किस तरीके से फोकस किया गया। देखिए रोजगार सृजन सबसे बड़ी महत्व की बात है। आज हमारा 145 करोड़ की जनसंख्या है और उनको रोजगार, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा जब सबसे बड़ी ये समस्या है। परंतु प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो तीसरे कार्यकाल का जो पहला बजट है ये स्वरोजगार देने वाला ये बजट है। और मैं कह सकता हूँ कि जो एक बहुत बड़ी समस्या इस देश की, ये समस्या अब दूर होगी और आर्थिक रूप से जो 5वें पायदान पे इसी बजट के आधार पे 2025 में हमारा देश आर्थिक रूप से तीसरे पायदान पे आएगा। सर क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि जो किसानों की वास्तविक समस्या है उसको हल करने के लिए ये बजट कारगर साबित होगा? पक्का होगा सर, पक्का होगा। आपको पता है डॉक्टर स्वामीनाथन जी का सपना था, उसकी शुभ शुरुआत आज हुई है। मसूर, उड़द और तुअर ये 3 दलहन की जो फसलें हैं, जितना भी किसान पैदा करेगा 100% MSP उस पर खरीदी जाएगी। ये शुभ शुरुआत है इस देश के अन्नदाताओं के लिए, बहुत बड़ी। मैं तो कह सकता हूँ कि आज का दिन बहुत बड़ा शुभ दिन है। लेकिन सर विपक्षी पार्टी जो है वो भागीरथ जी वो बार बार कह रही है कि आप आंकड़ों का नंबर गेम कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव है, ये जो पूरा बजट है वो दिल्ली चुनाव को साधने के लिए, और फिर बिहार भी अगला नंबर है, इसलिए बिहार पे आपने ज्यादा फोकस कर दिया। देखिए इस बजट में दिल्ली और बिहार के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तानियों के लिए ये बजट लाभदायक है। सभी वर्ग, मिडिल क्लास है, क्या दिल्ली और बिहार में रहता है क्या? मैं कह रहा हूँ कि मैं मखाना बोर्ड का जो गठन किया, जब मखाना उत्पादन किसान वहाँ पैदावारी करता है तो मखाना बोर्ड वही बनेगा। आज श्रीहन बाजार राजस्थान में होता है तो वहाँ उसका प्रोसेसिंग का प्लांट लगेगा। तो ये विपक्ष का नजरिया गलत है, हताश और निराश है, ये सवाल वो बयानबाजी कर रहे हैं। सर ये सवाल इसलिए आया क्योंकि बिहार में कोई आज की सरकार नहीं है, आप लोगों की गठबंधन में आप ही लोगों की सरकार रही, और उसके बाद आज जाकर
मखाना ऑब्वियसली एक अच्छा प्रयास है, उसका बोर्ड गठन होगा, एक्सपोर्ट होगा मार्केट में, ना सिर्फ देश में बल्कि वर्ल्ड वाइड हम देखेंगे एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो बिहार की पहचान भी बढ़ेगी, भारत की पहचान भी बढ़ेगी, आमदनी भी बढ़ेगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि देरी हो गई, इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि अब आपको याद आई और देर कर दी बहुत आते आते? मैं कह रहा हूं जब किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया तो इन्होंने 55-60 साल तक केंद्र और राज्यों में सरकारी दी, ये भी तो कर सकते थे ना। देखो मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी मैं कह रहा हूँ एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और विकास की दृष्टि से देश के किसानों के को समृद्ध करने के लिए 2014 से लेकर अब तक जो कार्य कर रहे हैं। आज मखाना बोर्ड का गठन हुआ है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। बिहार इस देश का अभिन्न अंग है, कृषि प्रधान वो प्रदेश है, क्या उस प्रदेश की जनता सुखी रहेगी तो विपक्ष वालों को तकलीफ क्यों हो रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। जी भागीरथी चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, और यही उम्मीद है कि बजट जो है वो देश हित में काम आए।